नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए इन्हें बनाने के लिए एमटीयू लिमिटेड कानपुर को T90 के लिए ड्राइवर नाइट साइट की तकनीक हस्तांतरित की है। डीआरडीओ ने टैंकों के लिए बिना कूल्ड थर्मल इमेजर आधारित डीएनएस को भी विकसित किया है, जो कि 150 मीटर का फील्ड ऑफ व्यू प्रदान करता है। बता दें कि ड्राइवर्स नाइट विजन बिना परिवेशी रोशनी यानी कि नो एम्बियंट लाइट के अंधेरी रातों में टैंक के संचालन में ड्राइवर की सहायता प्रदान करेगा और T90 टैंकों में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा इमेज इंटेंसिफायर की ये जगह लेंगे। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने कहा कि भारतीय नौसेना को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंप दिया गया है। अपने आधिकारिक बयान में बोइंग ने कहा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ 2016 में हुए अनुबंध के तहत वितरित किए गए 4 अतिरिक्त विमानों में से ये चौथा विमान है। इससे पहले भारतीय नौसेना को 11वां P-8I विमान अक्टूबर 2021 में मिला था। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म ने एक स्टेल्थ ड्रोन बनाकर कमाल कर दिया है। दरअसल बेंगलुरु स्थित प्राइवेट सेक्टर फर्म मिस्टार सॉल्यूशन ने एक स्टेल्थ ड्रोन विकसित किया है। इस अदृश्य यानी कि इनविजिबल सैन्य ग्रेड स्टेल्थ ड्रोन को सीमा पार निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, जो सभी मौसम की स्थिति में हवाई निगरानी और सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। बता दें कि इसमें 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन के साथ एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरा लगाया गया है। साथ ही 320p थर्मल कैमरा, 48x कंबाइंड विजुअल और थर्मल कैमरा लगाया गया है। साथ ही इसका इंड्योरेंस टाइम है 50 मिनट का और ये 45 किलोमीटर तक जा सकता है ऑटोनोमस फ्लाइट मोड में। यानी इसके कई फीचर्स हैं, जैसे कि फ्लाइट एंड टेलीमेट्री डेटा रिकॉर्डर, ऑटो मैपिंग विद जियो टैग्स, ड्रोन रूट प्लानिंग, स्वैपेबल रोटर सेट ऑप्शंस और इसकी ऑपरेशनल रेंज है 5 किलोमीटर। दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसे माहौल में आखिर भारत यूक्रेन का खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे का कुछ रीजन है, वो जानना जरूरी है। हालांकि मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो सिंपैथी है वो वहाँ जो नागरिक हैं और जो भारतीय नागरिक हैं उनके प्रति हमेशा रहेगी और इसीलिए उनको बचाने का प्रयास भी भारत सरकार कर रही है। दरअसल ऐसा क्या किया यूक्रेन ने, वो आपको मैं एक संक्षिप्त उदाहरण देकर बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, दोस्तों यूक्रेन ने कश्मीर मुद्दे पर यूएनओ में भारत के खिलाफ वोट दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, यूक्रेन ने परमाणु परीक्षण मुद्दे पर यूएनओ में भारत के खिलाफ वोट किया था। यह वही यूक्रेन है जिसने यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ वोट किया था। यूक्रेन पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करता है। यही नहीं, यूक्रेन ने अलकायदा को भी समर्थन दिया हुआ है। यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यूक्रेन का साथ ना देना ये वजह हो सकती है या फिर और कोई वजह? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय बजट 2022-2023 में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसकी प्रतिबद्धता आपको इस साल के बजट में दिखेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस साल के बजट में देश के भीतर रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में सिर्फ 70% सिर्फ घरेलू उद्योग के लिए रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आईटी की जो ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इस ताकत को हम अपने रक्षा क्षेत्र में जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही सुरक्षा से हम आश्वस्त रहेंगे। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उनमें से कई पुराने हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्माण किया था। आज ये तेजी से व्यापार का विस्तार कर रही हैं, नए मार्केट में पहुंच हो रही है। यह भी बहुत सुखद है कि बीते 5 से 6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने 6 गुना वृद्धि की है और मेक इन इंडिया को सरकार के प्रोत्साहन का परिणाम ही है कि पिछले 7 सालों में रक्षा विनिर्माण के लिए 350 से भी अधिक नए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। भारत और जापान 27 फरवरी से 10 मार्च तक कर्नाटक के बेलगाम में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2020 का आयोजन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में जापान के साथ ये अभ्यास वर्तमान वैश्विक हालात की
पृष्ठभूमि में दोनों देशों के द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जापानी सेना इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंची है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का भी हिस्सा है, जिसका गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को चीन के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए किया गया है। बता दें कि धर्म गार्जियन अभ्यास के दायरे में जंगल और अर्ध शहरी तथा शहरी इलाकों में अभियान पर प्लाटून स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण शामिल होता है। भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के अनुभवी लड़ाकू सैनिक और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्यकर्मी इस साल इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और डीआरडीओ ने इस बारे में जानकारी भी दी है। ये तकनीकी सफलता वाणिज्यिक ग्रेड पर हासिल की गई, जो ऑप्टिकल फाइबर क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध है। इस सफलता से देश ने बूट स्ट्रैपिंग के लिए सुरक्षित की यानी कि कुंजे हस्तांतरण की स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया गया। यह भी बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान जो मेजरमेंट होते हैं यानी कि मापदंड होते हैं, उन्हें मापा गया और रिपोर्ट किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के भीतर 10 किलोहर्ट्ज तक की प्रमुख दरों पर दोहराव भी पाया गया और ये तकनीक सुरक्षा एजेंसियों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के बलबूते एक उपयुक्त क्वांटम संचार नेटवर्क की योजना बनाने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों, भारत पर एक बार फिर से कार्सा के तहत प्रतिबंध लग सकता है, जिसके पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन पर रशिया का हमला और इसी को देखते हुए अब जो बाइडेन कार्सा के नियमों को सख्त कर सकते हैं और ऐसे में यह प्रतिबंध भारत पर भी लग सकता है और इससे भारत को कई तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि जो रशियन प्लेटफॉर्म्स है जिनका इस्तेमाल भारतीय सेनाएं कर रही हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा भविष्य में और कई सारी चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ सकता है, खास करके रशिया से डील करते हुए, जिसमें कि S-400 की सप्लाई को भी रोका जा सकता है। और यही नहीं, जो 4 एडवांस तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनकी भी डिलीवरी रुक सकती है। कार्सा के तहत अगर प्रतिबंध लगता है तो AK-203 का जो प्लांट लगेगा अमेठी में वो और लेट हो सकता है। यही नहीं, 12 Su-30 फाइटर जेट का सौदा और आकुला क्लास की एक और सबमरीन को लीज पर लेना, ये भी सब खतरे में पड़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है ब्रह्मोस का फिलीपींस से, उसमें भी रुकावटें आ सकती है। इसीलिए भारत सरकार बार बार आत्मनिर्भर बता रही है कि भैया आत्मनिर्भर बनो, नहीं तो ये प्रतिबंध देश को कमजोर और पीछे कर देंगे। कांधार से स्पिन बोल्डक डिस्ट्रिक्ट में डूरन रेखा पर तालिबानी और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई छिड़ गई है। दोनों सेनाओं के बीच हुई हाथापाई और फायरिंग में कई लोग घायल हो चुके हैं। बता दें कि इस घटना में अब तक 20 नागरिक घायल हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि स्पिन बोल्डक में डूरन लाइन पर तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच दोपहर से लड़ाई चल रही है। पाकिस्तानी सेना ने स्पिन बोल्डर गेट पर एक अफगान बच्चे को अपना निशाना बनाया था, जिसके बाद अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की सेना पर गोलियां चला दी और इस घटना के बाद गेट को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दरअसल डूरन लाइन के मुद्दे पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच मतभेद अभी भी जारी है और तालिबान कभी भी डूरन लाइन को मान्यता नहीं देता है और ऐसे में इस तरीके की लड़ाई होना अब आम बात आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि अब तालिबान वहां पर पहुंच चुका है। और यही नहीं, TTP भी यानी कि तारीख तालिबान पाकिस्तान भी डूरन लाइन को मान्यता नहीं देता और लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाता रहता है। हालांकि पाकिस्तान की मंशा है डूरन रेखा के पास के कबायली इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने की और डूरन लाइन पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने का काम करने की है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एक वैकल्पिक रास्ता निकाला है। इसके तहत 40 मेडिकल छात्रों का एक ग्रुप यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर जाएगा। पोलैंड की राजधानी वार्सा में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक वाहन से पोलैंड यूक्रेन सीमा पर पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को रोहिशिना शोहिना मीडिया का सीमा पार करने के लिए कहा गया है। वहीं भारतीय छात्रों का पहला जत्था यूक्रेन रोमानिया सीमा के लिए रवाना हो गया है। भारत सरकार भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की उसके पड़ोसी देशों के साथ लगती सीमाओं के रास्ते सड़क मार्ग से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें वतन वापस लाया जा सके। भारत हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के साथ यूक्रेन की सीमाओं के जरिए भारतीयों को निकालने पर ध्यान केंद्रित करा है, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने रूसी सैन्य हमले के बाद देश के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।